भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी ई लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत आपका स्वागत है। कक्षा एमएड चतुर्थ सेमेस्टर, विषय महिला शिक्षा, प्रकरण महिला सशक्तिकरण। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर लक्ष्मण कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। महिला सशक्तिकरण का अर्थ। महिला सशक्तिकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। आज हम देखते हैं कि महिला सशक्त नज़र नहीं आ रही, तो महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हमें महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रक्रिया अपनानी है, जो कि महिलाओं को हम सशक्त एवं मजबूत बना सके। क्यों जरूरी है महिला सशक्तिकरण? आज के युग में महिलाओं को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। इस पुरुष प्रधान देश में नारी शक्ति को मुख्य धारा से जोड़े बिना विकास संभव नहीं है। हमारे देश का विकास तभी संभव है जब हम नारी शक्ति को सशक्त बनाएंगे, और मुख्य धारा से जोड़े बिना उनका विकास संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए नारी को सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है। नारी सशक्त होने पर ही हम देश और समाज के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। जब नारी सशक्त होगी तो हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा और हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। इन सारी चीज़ों की कल्पना करते हुए यह सशक्त नारी के कंधों पर ही संतुलित, स्वस्थ और विकसित समाज की नींव रख सकते हैं। इसलिए इस पुरुष प्रधान देश में नारी शक्ति को मुख्य धारा से जोड़े बिना विकास संभव नहीं है। नारी सशक्त होने पर ही हम देश और समाज के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, और एक सशक्त नारी के कंधों पर ही संतुलित, स्वस्थ और विकसित समाज की नींव रख सकते हैं। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ देखने को मिलती है, जिसमें आज दहेज प्रथा का बहुत समाज में बोलबाला एवं देश में बोलबाला है। आज दहेज से विभिन्न प्रकार की नारियों को प्रताड़ित किया जाता है। बिना दहेज के नारियों को बहुत कष्ट दिया जाता है। इसलिए ये प्रथा, ये कुरीतियाँ दूर होनी चाहिए। दहेज प्रथा अगर दूर होगी तो कई प्रकार के सामाजिक कुरीतियाँ भी दूर होगी। दूसरी कुरीति है बाल विवाह। पहले हमारे समाज में बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, बाल विवाह कर दिया जाता था, जिससे कई प्रकार के हमारे विभिन्न प्रकार की कठिनाई समाज में हो जाती थी, परिवार में हो जाती थी। इसलिए ऐसी कुरीतियों को भी हमें रोकना चाहिए और महिला को सशक्त बनाना चाहिए। महिलाओं को पढ़ाई के अवसर देने चाहिए, ताकि उस पढ़ाई के माध्यम से बाल विवाह को रोक सके और समाज में अच्छी जागृति पैदा कर सके। इसलिए बाल विवाह भी एक कुरीति को रोकना है। भ्रूण हत्या भी आए दिन आपको देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। भ्रूण हत्या भी एक बहुत बड़ी कुरीति है। बचपन में ही भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, जिससे हमें कई प्रकार से मानसिक एवं शारीरिक यातनाएं या कष्ट सहना पड़ता है, जिससे कई प्रकार से बालिकाओं की कमी भी हमें महसूस होती है। बालक की चाह में बालिकाओं की हत्या कर दी जाती है, तो ये भ्रूण हत्या भी एक जघन्य कुरीति के रूप में मानी जाती है। यौन हिंसा के प्रकरण भी आज हमें देखने को मिलते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार के ये यौन हिंसा की जो समस्या है, वो भी हमारे समाज में बहुत बड़ी कुरीति है। इसको भी हमें रोकना है। असमानता, बालक एवं बालिकाओं में भेद का भी एक समाज में एक समस्या खड़ी होती है, कुरीति दिखाई देती है, जिसमें असमानता, जो हमें बालक एवं बालिकाओं में भेद जो किया जाता है, उनको भी हमें दूर करना है और सभी को बालक एवं बालिका में समानता अपनानी है। शिक्षा का अधिकार उनको देना है, समानता का अधिकार देना है, और सभी को पढ़ाई के अवसर देने हैं। सभी को समान रूप से मानना है। समानता का जो वातावरण वो पैदा करना है, असमानता हमें दूर करनी है। शिक्षा भी एक बहुत बड़ी कुरीति है जो हमें दिखाई देती है। पहले हम कम ही शिक्षा बालकों को देते थे और बालिकाओं को पढ़ाई का अवसर नहीं दिया जाता था, शिक्षा से दूर रखा जाता था। तो राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने इसके लिए योजना चलाई है कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है।
घरेलू हिंसा, छोटे बालकों को घर में हिंसा की जाती है, घरेलू हिंसा की जाती है, कई प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है एवं बालक बालिकाओं में भेद करते हुए हिंसा की जाती है, उनको भी हमें रोकना है। ये सामाजिक कुरीतियाँ, इन पर ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ों को अगर देखें तो बहुत सी हमें समस्या का निराकरण, हम सामाजिक कुरीतियों को हम दूर करके समाज में महिला को सशक्त बना सकते हैं। ये भी एक बात हमारे अंतर्गत आती है। वैदिक काल में अगर महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो वैदिक काल में नारी को मर्यादा के क्षेत्र में पुरुषों से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए हमें नारियों को सम्मान देना चाहिए, नारी को श्रेष्ठ मानना चाहिए और पुरुषों से अधिक मर्यादित जो नारियाँ होती है उनको भी हमें उसमें विभिन्न प्रकार के अधिकार देने चाहिए। मध्यकालीन युग में महिलाओं की स्थिति, मध्यकालीन युग में इस्लामी भारी आक्रमणों में महिलाओं की आज़ादी व अधिकारों को सीमित कर दिया है। इस युग में ही सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह सामाजिक जिंदगी का एक हिस्सा थी। आज हम देखते हैं मध्यकालीन युग में इस्लामी भारी आक्रमणों ने महिलाओं की आज़ादी व अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। इसमें सती प्रथा एक बहुत बुरी बुराई थी। पहले बालिका की शादी करने के बाद जब बालिका का पति मर जाता था, जब उसका देहावसान हो जाता था तो बालिका को उसके साथ ही सती कर दी जाती थी। तो ये बहुत बड़ी एक मध्यकालीन युग में महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब थी। बाल विवाह भी उस समय बहुत ज़्यादा एक अभिशाप माना जाता था और विभिन्न प्रकार की कठिनाई से युक्त एक समाज में कुरीति थी। फिर धीरे धीरे हमने विधवा का पुनर्विवाह सामाजिक जिंदगी का हिस्सा बनाने का प्रयास किया। विधवाओं का पुनः विवाह करने की स्थिति के लिए समाज में एकजुटता का समागम किया ताकि विधवाओं का पुनर्विवाह किया जाए। और विधवा भी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सारी जिंदगी विधवा के रूप में अपना जीवन यापन करना पड़ता है। इसने पुनर्विवाह का जो सामाजिक दायरा है उसको बढ़ाते हुए एक महिलाओं की स्थिति में हम सशक्तिकरण मान सकते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में देखें उस समय पूरे देश की स्थिति खराब थी पर महिलाओं की कुछ ज़्यादा थी। कर्नाटक में किंतूर रियासत की रानी किंतूर ने अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था। आज हम देखें कि भारत में विभिन्न प्रकार के संविधानों में महिलाओं को समानता के अधिकार दिए गए हैं। उन समानता के अधिकारों में भारत में संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है। महिलाओं की समस्याओं का उचित समाधान करने के लिए महिलाओं को आरक्षण बिल संविधान संशोधन का पास होना बहुत जरूरी है, जो संसद में महिलाओं का 33% हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है। आज हम देखें तो भारत में संविधान में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। उन उपायों में महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। महिलाओं की समस्याओं को दूर करना, महिलाओं के आरक्षण बिल पास करना, महिलाओं को संसद में महिलाओं की स्थिति में 33% आरक्षण देना, ये सारी भागीदारी महिलाओं के लिए सशक्त बनाती है। तो महिला सशक्तिकरण की देश में कई प्रकार की योजनाएं चलाई है। उन योजनाओं के अंतर्गत हम बात करें तो महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बेटियों को बचाने का संकल्प लिया गया है और बेटियों को पढ़ाने का संकल्प लिया गया है। आज देखा जाए तो हमारी बेटियों की संख्या हमेशा गिरती हुई जा रही है। इन संख्या को बढ़ाने के लिए भ्रूण हत्या पर रोक लगानी होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सभी बेटियों को पढ़ाने का अधिकार दिया जाए, पढ़ने का अधिकार दिया जाए। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में हुई थी। दूसरी योजना राजीव गांधी के द्वारा चलाई गई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा इस योजना का नाम दिया गया था, जिसकी शुरुआती 1 अप्रैल 2011 में हुई थी। तीसरी योजना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इस योजना का शुभारंभ 2004 में किया गया था। इस योजना में 75% और 35% का खर्च आपस में मिलकर योगदान करेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 में हुई थी ताकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर महिला को सशक्त बनाया जाए और उनको सुविधाएं दी जाए। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में इन योजना को लागू किया जाए।
महिलाओं के लिए प्रशिक्षण रोजगार कार्यक्रम। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजना चलाई जा रही है। इस योजना की शुरुआत 1986 और 87 में केंद्रीय योजना के रूप में की गई। महिलाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगार देने के लिए ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं चलाई गई है जिसमें वो स्वयं रोजगार प्राप्त करके और विभिन्न प्रकार के अपने आय के साधन बना सके। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।